मेरा नाम मीरा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं गांव के एक नामी गिरामी घराने से थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और होशियार भी थी। मेरे पिताजी की गांव में कई फैक्ट्रियां चल रही थी और गांव के सैकड़ों लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री जाया करती थी क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं था, तो मेरे पिताजी अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाते थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा, मेरे पिताजी ने वह चीज़ मेरे सामने रख दी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे और अब हर वक्त मेरे पिताजी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। पिताजी ने मेरे रिश्ते के लिए सबसे कह रखा था और एक दिन मेरे लिए शहर से बहुत अच्छा रिश्ता आया, लेकिन पिताजी मेरी शादी शहर में नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मेरी शादी गाँव में ही उनके पास में हो, ताकि वह जब चाहे मुझसे मिल सके, मेरा हाल चाल ले सके और मैं उनके आस पास रहूं। वह चाहते थे कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसको वह पहले से ही जानते हो। और एक दिन पिताजी की नज़र फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के करण पर पड़ी। करण दिखने में बहुत ही हैंडसम था और पिताजी के दिल के काफ़ी करीब था। पिताजी को वह बहुत पसंद था क्योंकि वह हमेशा ही उनकी बात मानता था। जैसे जैसे मेरे पिताजी उससे कहते वह वैसा ही करता था। करण मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता था और अच्छा कमाता भी था। पिताजी का कहना था कि उनका जो कुछ भी है वह सब मेरा ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़का अमीर हो या गरीब। आज नहीं तो कल पिताजी का सब कुछ मेरा ही हो जाएगा और शायद यह बात करण भी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए पिताजी ने जब उससे मेरे रिश्ते की बात की तो उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी। उसने मुझे देखने की भी ख्वाहिश नहीं जताई और अपनी माँ को रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर भेज दिया। करण की माँ ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी और कहा कि अब हमसे इंतज़ार नहीं होगा, आप हमारी प्यारी बहू को घर जल्दी से भेज दीजिए। उनका कहना ही था कि पिताजी ने और उनकी माँ ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली और अगले 15 दिनों में मेरी शादी करण से हो गई। बहुत से सपने आंखों में लिए मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे दिल में जज्बात उमड़ रहे थे, बेताबियाँ बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। शादी को लेकर बचपन से ही मेरे बहुत सारे सपने थे। बचपन में मैं अपनी गुड्डे गुड़िया की शादी करती थी। मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। करण की खूबसूरती का चर्चे भी मैंने पहले से ही सुन रखे थे। फ़ौरन बाज़ार की तरफ दौड़ी और पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहाँ जाकर मैंने पुलिस वालों को करण की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने मुझे एक पहचान पत्र दिया कि यह हमें इस जगह से मिला है, हमें यकीन है कि यह मरने वालों में से है। मैंने अपने हाथों में उस पहचान पत्र को ले लिया और उस पर करण की तस्वीर देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, यह सोचकर ही मैं फूट फूट कर रोने लगी कि 5 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अब मैं विधवा हो चुकी थी। करण और मेरा साथ बस 5-6 ही दिन का था। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को खबर कर दी, उन्हें वहाँ बुला लिया और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती वापस अपने घर आ गई। जो लोग मुझे पहले देखकर मेरी किस्मत पर बातें बना रहे थे, अब वही लोग मुझे मनहूस कह रहे थे। मेरे बहुत से ससुराल वालों ने तो यहाँ तक के कह दिया था कि मेरे कदम इतने मनहूस है कि मैं जीते जागते करण को खा गई। बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने सहानुभूति के नाम पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मेरी आत्मा तक छलनी हो गई। मैं दिमागी मरीज़ बनती जा रही थी। मैं हर वक्त सिर्फ अपने कमरे में बंद रहती। मैं ना किसी के सामने आना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। मैंने कई महीने अपने माता पिता के घर गुजारे। मेरी सास अक्सर मुझसे मिलने के लिए आ जाती। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत है। जवान बेटे की मौत के गम ने उनकी कमर तोड़कर रखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। इस तरीके की मुझे कोई बात नहीं की जिससे दुनिया वाले कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जाने वाले चले जाते हैं और पीछे रह जाने वाले इस दुनिया के रहम करम पर होते हैं। जैसे कि मैं अभी इस वक्त जमाने के ठोकरों पर थी। जो भी मिलने के लिए आता वह करण और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता। करण की मौत को 8 महीने गुजर चुके थे और यह 8 महीने मेरे सदियों के बराबर थे। एक दिन मेरी सास मुझे मिलने के लिए आई और वह बातों बातों में मुझे मेरे देवर अमित की शादी की बात बताने लगी। अमित उनका अब एक अकेला बेटा था और मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी सास अमित की शादी करना चाहती है। लेकिन उस समय मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने
अमित की शादी मेरे साथ करने की बात कह दी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। दुनिया मुझे उनके बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा रही थी और वह मुझे अपने दूसरे बेटे की बहू बनाने की सोच रही थी। अमित मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाता था और मेरे आसपास ही रहता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अमित की पत्नी बनना पड़ेगा। मैंने तो साफ शब्दों में अपनी सास को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मैं दोबारा उस घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे पिताजी ने सोच समझकर हामी भर ली। वह मुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मेरी हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अपना दोबारा घर बसा लूँ। वह अक्सर यही कहते थे कि करण की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। अमित के रिश्ते की बात सुनकर उनके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी, इसलिए मैंने मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते बारात लेकर आ गई और मैं अमित की पत्नी बनकर उसके घर चली गई, जहाँ पहली बार मैं करण की पत्नी बनकर गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे करण से बेहद प्यार हो गया था, लेकिन शादी में कुछ न कुछ तो ताकत ज़रूर होती है कि जीवन साथी हम ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी के रात जब अमित कमरे में मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा कि वह मुझे ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है, जो पहले मेरे हिस्से में नहीं आ सकी थी। वह पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख देना चाहता था। अमित ने मुझ पर अपनी मोहब्बत इस कदर न्यौछावर कर दी थी कि मुझे बीते दिनों की यादें भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। अमित हर समय मेरे आसपास रहता था, मुझे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहता तो अमित एक मजबूत ढाल की तरह मेरे साथ खड़ा रहता, जो मैं करण में ढूंढती थी। अमित के अंदाज में मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं करण को भूलकर अमित की हो गई थी। हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक बार फिर से मेरी दुनिया पलट गई। शायद किस्मत को भी मेरा एक और इम्तिहान लेना बाकी था। मैं तो अमित के साथ पूरी तरह से खुश थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जो मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। पिताजी के साथ करण की जगह अब अमित ले चुका था और अमित की माँ अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले ही संभालने लगी थी। और ऐसे ही एक शाम जब माँ अपने कमरे में सो रही थी और मैं आंगन में सफाई कर रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। क्योंकि मैं आंगन में मौजूद थी इसलिए मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पहला पति करण खड़ा था। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी, और जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आने लगा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। किस्मत ने मेरे साथ यह कैसा खेल खेला था। अचानक करण मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे मरा हुआ समझकर न जाने कितने दिन मैंने सिसकियां भरी थी। जितनी हैरत मुझे उसे देखकर हुई थी उतनी ही हैरत अमित को भी हुई थी। मेरी तो ज़बान ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं करण से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने साइड पर होकर करण को अंदर आने की जगह दी और वह अंदर चला आया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आंगन में एक बड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। अमित की नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं है। मैं भागकर कमरे से दुपट्टा पहनकर आ गई। करण सर से पांव तक मुझे देख रहा था। मैंने खुद पर काबू पा लिया और करण के साथ बैठकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या सवाल करूं या फिर इसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाज़ा खुला था और अमित अंदर आ गया। अंदर का मंजर देखकर तो अमित हैरान हो गया। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर उसने उनको गले लगा लिया और रोने लगा, मगर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। मुझे अपना आने वाला भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। करण से अतीत के सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह कहाँ गया था, कैसे गया था और उसके साथ क्या हुआ था, यह सब तो बाद की बात थी, इसलिए मुझे कोई दरकार नहीं था। लेकिन मेरे साथ आने वाले वक्त में जो होना था वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की पत्नी तो नहीं रह सकती थी, और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अमित के लिए थी। मेरी ज़िंदगी में जो रंग भरे थे, मुझे इन रंगों से चाहत हो गई थी। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें तो अमित के वजूद पर जमी हुई थी, जो अपनी माँ को भी उठाकर ले आया था।
जवान बेटे को एक बार सामने देखने के बाद तो मेरी बूढ़ी सास में भी जान आ गई थी। करण रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे माफ़ी क्यों मांग रहा है। फिर करण ने बताना शुरू किया कि मुझे सिर्फ पैसों की वजह से ही उसने शादी की थी। मुझे हिमाचल ले जाकर पहाड़ से धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, और जब ऐसा नहीं हो सका तो मुझे होटल के कमरे में छोड़कर वह हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। वह किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिससे उसकी मुलाकात एक फ़ेसबुक के ग्रुप में हुई थी, और वह उस लड़की से शादी करना चाहता था। करण भी इस लड़की से मोहब्बत करता था। हिमाचल जाने से पहले ही करण ने तनीषा नाम की उस लड़की को बुलाया, और वह लड़की हरियाणा की थी। करण मुझे मारकर उस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। करण ने उस लड़की से मिलने की तारीख तय की थी। वह वही बाजार था जहाँ से उसका पहचान पत्र बरामद हुआ था। उस लड़की से वहाँ पर मुलाकात करने के बाद वह उस लड़की के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गया था। लेकिन न जाने कब उसका पहचान पत्र वहाँ पर गिर गया, और इसके कुछ ही देर बाद वहाँ बम का धमाका हो गया, जिसके बारे में करण को भी खबर मिल गई थी। उसने बताया कि वह उस लड़की के साथ उसके घर चला गया था। उसके पास वह 50 लाख रुपए मौजूद थे जो उसे मेरे बाप से शादी में मिले थे। हरियाणा जाकर उसने तनीषा के साथ शादी कर ली, और वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि तनीषा का असली मकसद क्या है। तनीषा का काम था कि फ़ेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ़ मर्दों को पागल बनाना और उनसे उनकी सारी दौलत को हथियाना, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तनीषा ने मुझसे सारी रकम हथियाई, और इसके बाद वह मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। लेकिन मैं तनीषा से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी पहली पत्नी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ज़बरदस्ती तनीषा के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तनीषा ने अपना काम जारी रखा, और मेरे सामने ही वह तरह तरह के लड़कों को फेसबुक पर फंसाने का काम करती। उनसे मुलाकात हो की जगह और तारीख तय करती, और वहाँ जाकर पैसे इकट्ठे कर कर घर ले आती। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्द के पास जाए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। तनीषा को मैंने बहुत मारा, और तनीषा की माँ भी इसके सारे गलत कामों में उसके बराबर की हिस्सेदार थी। तनीषा ने मुझे पुलिस के हवाले किया, और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन पुलिस वालों ने खुद ही आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। जेल से आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया था वही मेरे साथ हो चुका था, और इसलिए मैं थक हार कर वापस अपने घर की तरफ लौट आया। उसकी बात सुनकर अमित और माँ एकदम परेशान हो गए, जबकि मैं तो चुपचाप बैठी थी। अमित ने बहुत मुश्किल से करण को यह बात बताई कि अब तुम्हारी बीवी मीरा नहीं रही, क्योंकि वह तुम्हें मुर्दा समझने के बाद मीरा ने शादी कर ली। यह सुनकर तो करण एकदम से ही चीखने लगा। यह कैसे हो सकता है कि मैं ज़िंदा हूँ और तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? मीरा अभी मेरी बीवी है। करण की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा, और मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उससे पूछा कि उस समय तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया जब तुम उसे पहाड़ी से धक्का देने लगे थे, और फिर जब तुम अपने मकसद में कामयाब ना हुए तो उसे एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे तन्हा छोड़कर एक दूसरी औरत की मोहब्बत में निकल गए थे। अगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस किस तरह की बातें की। मेरी मनहूसियत तुम्हारी ज़िंदगी को खा गई, जबकि तुम तो अपनी महबूबा के साथ रंगरलियाँ मनाने में बिजी थे, और मुझ पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दी गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर अमित मेरा हाथ ना थामता तो शायद मैं आज अपने कमरे में ही कैद होती, या फिर मर चुकी होती। मेरी हालत देखकर अमित ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अमित ने मुझे संभाला, और करण जैसे स्वार्थी और बेवफा इंसान से मुझे घिना रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के दुख में बिस्तर पर लगी थी, और वह हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। कुछ देर में ही खबर सारे जहां में फैल गई कि करण वापस लौट आया है, और वही लोग जो मुझे मनहूस किरदार दे रहे थे अब मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूँगी। सबके ज़ुबान पर बस एक ही बात थी कि करण लौट आया है, अब मुझे अमित से अलग होना पड़ेगा और करण के साथ एक बार फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए।
अमित भी सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और अमित एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रहे थे। और अब करण को हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। अमित ने सारे मामले को अपने एक दोस्त को बताया, जो कि एक वकील था। उसने कहा कि अगर अमित मेरे साथ रहना चाहता है तो करण से मुझे तलाक लेनी होगी और तब तक हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं। करण तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया, लेकिन मैं किसी भी सूरत में करण के साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए मैं अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने मायके चली गई। एक बार फिर मेरे माता पिता पर क़यामत गुजरी थी। वह सारे मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए मेरे पिताजी ने करण को बुलाकर एक अच्छी रकम पेश की और इसके बदले में मेरी आज़ादी को कहा। मेरे पिताजी को करण की फितरत अब समझ में आ गई थी। बस कुछ पैसों पर ही बिकने वाला इंसान था वह। मेरे पापा से 50 लाख लेकर करण ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसके बाद अमित दरवाजे पर आया और मैं उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर चली गई। करण घर छोड़कर जा चुका था और अब अमित और मैं एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हरियाणा जाकर उसने तनीषा के साथ शादी कर ली और वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि तनीषा का असली मकसद क्या है। तनीषा का काम था कि फेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ़ मर्दों को पागल बनाना और उनसे उनकी सारी दौलत को हथियाना, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तनीषा ने मुझे सारी रकम हथियाई और इसके बाद वह मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मैं तनीषा से बहुत मोहब्बत करता था। इसलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा पहली पत्नी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ज़बरदस्ती तनीषा के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तनीषा ने अपना काम जारी रखा और मेरे सामने ही वह तरह तरह के लड़कों से फेसबुक पर फंसाने का काम करती, उनसे मुलाकात की जगह और तारीख तय करती और वहां जाकर पैसे इकट्ठे कर घर ले आती। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्द के पास जाए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। तनीषा को मैंने बहुत मारा और तनीषा की माँ भी इसके सारे गलत कामों में उसके बराबर की हिस्सेदार थी। तनीषा ने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं बहुत दिनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन पुलिस वालों ने खुद ही आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। जेल से आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया वही मेरे साथ हो चुका था और इसलिए मैं थक हार कर वापस अपने घर की तरफ लौट आया। उसकी बात सुनकर अमित और माँ परेशान हो गए, जबकि मैं तो चुपचाप बैठी थी। अमित ने बहुत मुश्किल से करण को यह बात बताई कि अब मीरा तुम्हारी बीवी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुर्दा समझने के बाद मीरा ने शादी कर ली। यह सुनकर तो करण एकदम से ही चीखने लगा। यह कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? मीरा अभी मेरी बीवी है। करण की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उससे पूछा कि उस समय तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया जब तुम उसे पहाड़ी से धक्का देने लगे थे, और फिर जब तुम अपने मकसद में कामयाब न हुए तो उसे एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे तन्हा छोड़कर एक दूसरी औरत की मोहब्बत में निकल गए थे। अगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस किस तरह की बातें की। मेरी मनहूसियत तुम्हारी ज़िंदगी को खा गई, जबकि तुम तो अपनी महबूबा के साथ रंगरेलियाँ मनाने में बिजी थे और मुझ पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दी गई कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर अमित मेरा हाथ न थामता तो शायद मैं आज अपने ही कमरे में कैद होती या फिर मर चुकी होती। मेरी हालत देखकर अमित ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अमित ने मुझे संभाला और करण जैसे स्वार्थी और बेवफा इंसान से मुझे घिना रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के दुख में बिस्तर पर लगी थी और वह हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। कुछ देर में ही खबर सारे जहाँ में फैल गई कि करण वापस लौट आया है और वही लोग जो मुझे मनहूस का किरदार दे रहे थे अब मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूँगी। सबके ज़ुबान पर बस एक ही बात थी कि करण लौट आया है। अब मुझे अमित से अलग होना पड़ेगा और करण के साथ एक बार फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अमित भी सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था,
क्योंकि मैं और अमित एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और अब करण की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। अमित ने सारे मामले को अपने एक दोस्त को बताया जो कि एक वकील था। उसने कहा कि अगर अमित मेरे साथ रहना चाहता है तो करण से मुझे तलाक लेनी होगी और तब तक हम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं। करण तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया। लेकिन मैं किसी भी सूरत में करण के साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए मैं अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने मायके चली गई। एक बार फिर मेरे माता पिता पर क़यामत गुजरी थी। वह सारे मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए मेरे पिताजी ने करण को बुलाकर एक अच्छी रकम पेश की और इसके बदले में मेरी आज़ादी को कहा। मेरे पिताजी को करण की फितरत अब समझ में आ गई थी। बस कुछ पैसों पर ही बिकने वाला इंसान था वह। मेरे पापा से 50 लाख लेकर करण ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसके बाद अमित दरवाजे पर आया और मैं उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर घर चली गई। करण घर छोड़कर जा चुका था और अब अमित और मैं एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे मेरे माता पिता को यह बात समझ आई कि इंसान जैसा दिखाई देता है वह नहीं होता। और मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनी इस गलती की माफ़ी मांगी कि उन्होंने करण की फितरत देखे बगैर मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, जबकि अंदर से वह एक खोखला इंसान था। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि बेटियाँ इतनी बेमोल नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर उनकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए। अपनी बेटी को किसी भी ऐसे इंसान के हवाले ना करे और अच्छे तरीके से छानबीन कर ले, यह जानने कि अगला व्यक्ति इंसान है या हैवान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।